आरपीएससी ने अपना शेड्यूल सितंबर अक्टूबर में फिक्स कर दिया है, इसलिए एग्जाम जो है अभी अपने पास 3 महीने हैं, अपन सिलेबस आराम से कंप्लीट करेंगे। जून जुलाई में सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूंगा। अगर फिर भी कोई बच्चा जुड़ना चाहे तो अभी भी जुड़ सकता है, अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी है 2 से 3 महीने में अगर वो कर सकता है। दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान रखना, क्या कि आप चाहे नेट क्वालिफाइड हो चाहे नहीं हो, आप अगर एमएससी फाइनल में भी हो तो ये जो अभी फॉर्म ओपन हुए हैं, ये अभी जो फॉर्म ओपन हुए हैं इसको फिल कर देना। आप फिर कह रहा हूं मैं, इसको फिल कर देना, बिल्कुल आप एलिजिबल हो जाओगे। कोर्ट है अपने साथ, टेंशन क्यों ले रहे हो। पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हुए थे, इस बार भी एलिजिबल होंगे, ठीक है नहीं है। और तैयारी करते रहो, फर्स्ट पेपर की, सेकंड पेपर की, थर्ड पेपर की, जीके की। सिलेबस डाउनलोड करो, पढ़ाई करो, बुक से करो, कोई कहीं से परचेज करना है वहां से करो। जिसके भी नोट्स बढ़िया लगते हैं, जिसके भी आपको वीडियो लेक्चर बढ़िया लगते हैं, वहां से जाके आप इसको परचेज करो। लेकिन पढ़ना आरपीएससी करना है नेट का। मैं चाहता था इसको नेट लेवल के हिसाब से और भी मॉडिफाइड करके करवा सकता था, लेकिन कोई मतलब नहीं है। आरपीएससी में ये क्वेश्चन पूछी हुई है डायरेक्ट, ये इक्वेशन पूछी हुई है, ये वाली इक्वेशन पूछी हुई है, ये वाली इक्वेशन पूछी हुई है, डायरेक्ट इक्वेशंस पूछी हुई है, ये वाली इक्वेशन पूछी हुई है, तो आरपीएससी के हिसाब से चलना है। समझ में आई? कंसेप्ट है, लेकिन बहुत सारी चीज है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तब जाके ये चीजें दिमाग में फिट होंगी। थर्मोडायनेमिक्स का सारा पार्ट हमने कवर कर लिया है, केवल 2 टॉपिक आपके बचे हुए हैं, ठीक है नहीं है। एक तो जूल का एक्सपेरिमेंट है, एक जूल थॉमसन का एक्सपेरिमेंट है। 2 आपके एक्सपेरिमेंट है, ठीक है नहीं है। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है नहीं है, क्योंकि जूल वाले में क्या होगा, म्यू जे और ये आएगा म्यू जेड, ठीक है। इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। ये एक्चुअल में टेम्परेचर में हुए चेंजेस को देखते हैं। ये क्या देखते हैं भाई, टेम्परेचर में कितना चेंजेस हुआ। और ये किस पे देखेगा, ये वॉल्यूम चेंज पे देखेगा और ये प्रेशर चेंज पे देखेगा। नहीं समझ में आई बात? ये तो कहीं पे देखेगा, ये तो वॉल्यूम चेंज पे देखेगा टेम्परेचर चेंज को, और ये टेम्परेचर चेंज को कहां देखेगा, प्रेशर चेंज पर देखेगा, ठीक है भाई। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, आपकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होती है, वॉल्यूम आता है तब इंटरनल एनर्जी, प्रेशर आता है तब एंथैल्पी, ठीक है नहीं है। और दोनों के दोनों जो प्रोसेस है वो आइसो एनर्जेटिक है। आइसो एनर्जेटिक का मतलब एनर्जी कांस्टेंट है, इसमें इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, इसमें एंथैल्पी कांस्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपन, 1 बाय 1 दोनों को देखेंगे। उसके बाद आपके आरपीएससी की सिलेबस में से ये टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे यही बात कर लेंगे, ठीक है भाई। स्टार्ट करते हैं। तो जूल का एक्सपेरिमेंट चेक करते हैं अपन। देखो जूल ने क्या किया, जूल ने एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स में पानी डाला, केवल पानी, वाटर। ये वाटर है, यहां पे ये लिख रहा होगा, क्या है ये, वाटर। उसने क्या किया, डाला, ये वाटर डाल दिया। और वाटर डालने के बाद इसने क्या किया, 2 बल्ब लिए। साइज मैटर नहीं करता, इक्वल साइज की भी हो सकते हैं, अनइक्वल साइज की भी, डजंट मैटर। लेकिन जिसमें गैस भरी हुई है उसकी साइज थोड़ी छोटी होगी, ठीक है नहीं है, थोड़ी सी छोटी होगी। अगर मान लो कि इसकी साइज छोटी हो गई, आपकी वैक्यूम की जो इवोक्यूएटेड किया हुआ है उसकी अगर साइज छोटी है तो वो गैस को पूरा अंदर नहीं ले पाएगा। तो गैस को पूरा का पूरा इधर पर्कुलेट करवाने के लिए हमने क्या किया है, इसकी साइज बड़ी ली है। तो हमने क्या किया, 2 बल्ब को लिया, एक स्टॉपवॉच से दोनों को जोड़ दिया, जोड़कर उसको पानी में रख दिया और वेट किया। अभी स्टॉपवॉच को नहीं खोलेंगे अपन, ये जो यहां पे लगा हुआ है ना स्टॉपर, ये स्टॉपर लगा हुआ है जो गैस को जाने से रोक रहा है, अभी इसको हमने अभी नहीं छेड़ा किया अपन ने, बिल्कुल भी हाथ ही नहीं लगाया अभी। हम पहले थर्मल इक्विलिब्रियम को आने देंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया पानी का टेम्परेचर और इन बल्ब का टेम्परेचर बराबर होना जरूरी है, यानी जीरो लो लग गया है यहाँ पे, ठीक है नहीं है। जैसे ही लगा कि टेम्परेचर आपका वेरी करना बंद कर दिया, हमने थर्मामीटर लगा रखा है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, और हमने ये देखा कि भाई टेम्परेचर ने वेरी करना बंद कर दिया। हाँ, अब
आप किसको खोलोगे, इसको खोलोगे। जैसे स्टॉपर को आप हटाते हो वैसे ही क्या होगा, ये जो गैस है ये हाई प्रेशर पे, और हाई प्रेशर पे ये गैस क्या हो रही है, जो वैक्यूम किया हुआ है बल्ब उसमें एक्सपेंड होगी, अंदर जाएगी। लेकिन ये एक्सपेंशन जो है फ्री एक्सपेंशन की कैटेगरी में रखा गया है। तो आप ध्यान रखना, जूल एक्सपेरिमेंट में, जूल एक्सपेरिमेंट में, हाँ बेटा ध्यान रखना, फ्री एक्सपेंशन हुआ है गैस का, फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस, फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस। क्यों है फ्री एक्सपेंशन? क्योंकि यहां पे कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, अपोजिंग प्रेशर नहीं है। तो क्यों, तो क्या हो जाएगा इसमें, वर्क जीरो हो जाएगा। वर्क जीरो क्यों होगा वो आपको पता है, ये देखो पी एक्सटर्नल है नहीं तो वर्क जीरो हो जाएगा। तो फ्लोट क्या बोलेगा, फ्लोट बोलेगा डी यू इज इक्वल टू डी क्यू, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू। कौन बोल रहा है, ये फ्लोट बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। तो यहां पे एक चीज पता लगी कि अगर आपका जितना एनर्जी में, सॉरी हीट में चेंजेज होएगा उतना ही इंटरनल एनर्जी में चेंजेज होगा। गड़बड़ होगी यहां पे। कौन बोल दिया ये बात जूल ने बोल दी। तो जूल एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स में हमने पानी भरा, उस पानी में हमने 2 बल्ब कनेक्ट कर दिए स्टॉपर द्वारा, और उनको उसमें डाला, थर्मामीटर लगाया, और साथ में यहाँ पे विडोलक जिसको अपन बोलते हैं स्टेयर करने वाला, घुमाने वाला, वो भी भाई पानी को घुमाते रहो ताकि पानी चारों रोटेट हो जाए और यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन जाए। जैसे थर्मल इक्विलिब्रियम आएगा तो टेम्परेचर में वेरिएशन आना बंद हो जाएगा, टेम्परेचर अप एंड डाउन नहीं होएगा फिर, ठीक है नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बल्ब का टेम्परेचर और वाटर का टेम्परेचर क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्लियर है। फिर हमने क्या किया, इस स्टॉपर को रिमूव किया। स्टॉपर को रिमूव करते ही क्या हुआ, स्टॉपर को रिमूव करते ही आपका यहां पे गैस जो हाई प्रेशर थी, हाई प्रेशर पे थी, इसमें एक में गैस भरी हुई थी, एक खाली था। तो यहां पे जो गैस थी वो हाई प्रेशर पे थी, तो ये वैक्यूम में क्या होने लगी, एक्सपेंड होने लगी। और ये जो एक्सपेंशन था ये फ्री एक्सपेंशन वर्क था, यानी कि फ्री एक्सपेंशन था गैस का। तो यहां पे होने वाला वर्क क्या है, जीरो। क्यों, फ्री एक्सपेंशन वर्क क्या होता है, जीरो होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर ही नहीं है आपका, तो वर्क जीरो। तो आपका फ्लोट क्या बोलता है, डी यू इक्वल टू डी क्यू, डी डब्ल्यू जीरो हो गया, ये बोल दिया। लेकिन यहां पे एक चीज और सामने आई, वो क्या आई कि हमने जब इसको एक्सपेंड करवाया, इसको एक्सपेंड कराया, तब टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं देखा गया। क्या नहीं देखा गया, देयर इज नो एनी चेंजेज, देयर इज नो एनी चेंजेज व्हेन देयर इज नो चेंजेस इन टेम्परेचर, देयर इज नो एनी चेंजेस इन टेम्परेचर when free expansion of gas occur, free expansion of gas occur। जब गैस का फ्री एक्सपेंशन हो रहा था उस टाइम पे टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आया। इसका मतलब ये हो गया dt इक्वल टू जीरो, और dt जीरो होते ही इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, आपका du भी जीरो हो गया। क्या हो गया बेटा, du भी जीरो हो गया। देखो वॉल्यूम चेंजेस हुआ है, छोटा बड़ा इसीलिए तो लिया था अपन ने वॉल्यूम को चेंज करने के लिए, है भाई। और हम क्या बोलते हैं, गैस का वॉल्यूम क्या होता है, जिस कंटेनर में उसको रख दोगे वो गैस का वॉल्यूम होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। बात समझ में आई। हाँ, तो हमने वॉल्यूम बढ़ाया है, हमने वॉल्यूम बढ़ाया है। क्या बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ाया। देखो वॉल्यूम बढ़ाया है, छोटे से बड़ा लिया है, वॉल्यूम बढ़ाया है। वॉल्यूम बढ़ाने पर कुछ भी नहीं हुआ, किसमें, इसमें इंटरनल एनर्जी में। क्यों, क्योंकि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट था। तो यहां पे सीधा सीधा एक कंसेप्ट आ गया कि आप बोलने को बोल दो कि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम।
बोलने को बोल दो, लेकिन 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 वॉल्यूम से इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा। इस कारण से अपन बोल सकते हैं इंटरनल एनर्जी इज द ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अब इस चीज को इसने प्रूव भी किया है, इस चीज को इसने प्रूव भी किया है, इसका पूरा डेरिवेशन है। और जूल कोफिशिएंट आपके पास कैसे आएगा वो भी आपको समझाऊंगा मैं, लेकिन यहां तक का मैटर आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई। तो यहां पे अपन बोलने को बोल सकते हैं कि आपका जो टेम्परेचर है, जो इंटरनल एनर्जी है, वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन होती है। बट जूल ने क्या बोला, जूल ने बोला कि इंटरनल एनर्जी इज द ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इसी कारण से जब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हुआ तो आपकी इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट हो गई। तो आपने क्या चेक किया इसमें, आपने क्या चेक किया इसमें, आपने चेक किया भाई टेम्परेचर में कितना चेंजेस, किसके द्वारा, वॉल्यूम को चेंज करने पर, और कहीं पर, कहीं पर ऐसे। नहीं समझ में? तो ये कोफिशिएंट, एक तो ये इक्वेशन डायरेक्ट एग्जाम में आएगी, क्या आएगी भाई, डायरेक्ट एग्जाम में आएगी कि जूल का जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या मेजर करता है, वो टेम्परेचर चेंज को मेजर करता है, किस पर, वॉल्यूम चेंज पर टेम्परेचर चेंज को मेजर करता है, कब, जब इंटरनल एनर्जी आपकी कांस्टेंट हो। ये पहला पड़ाव था इसका, किसका, जूल एक्सपेरिमेंट का। बहुत बढ़िया बात, कर लोगे आप, कर सकते हो आराम से, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है नहीं है। और वैसे बेसिकली जो जूल्स लॉ है, यानी कि जूल्स एक्सपेरिमेंट है, जूल्स एक्सपेरिमेंट, वो एक्चुअल में वो ही इवोल्यूशन करता है जो हमने उसमें देखी थी थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट में, डेल यू अपॉन डेल वी एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका क्या करता है, इवोल्यूशन, क्या करता है, इवोल्यूशन। तो एक्चुअल में इवोल्यूशन किसका है, ये जूल थॉमसन इफेक्ट में इवोल्यूशन किसका करते हैं, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ डेल यू, यानी कि वॉल्यूम चेंजेस के साथ। भाई आप ये देखो ना, जूल थॉमसन ने एक चीज पकड़ ली कि इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का, लेकिन वॉल्यूम का भी तो होना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस थी पूरी आइसोथर्मल थी, टेम्परेचर चेंज हुआ ही नहीं, तो वॉल्यूम तो चेंज होना है ना। तो वॉल्यूम चेंज होने पर इंटरनल एनर्जी में कितना चेंजेस होएगा, ये तो अपन को क्या करना है, ये तो डिटरमाइन करना है। तो इसी का तो इवोल्यूशन आएगा जूल एक्सपेरिमेंट से। और आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू कितनी थी, बताई थी आपको, आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है, जबकि रियल गैसेज के लिए a n² होती है। याद आया कुछ, किसमें बताया था ये मैंने, जो अपना एडवांस थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लेक्चर था उसमें समझाया था ये पूरा पूरा। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लेना, इसका इवोल्यूशन करना है, क्लियर है। तो यहां पे जब इसका इवोल्यूशन करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे, क्या मानेंगे वो बता देता हूं मैं आपको, कि जो इंटरनल एनर्जी है वो किसका फंक्शन है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का फंक्शन है, ये अपन मानेंगे। अगर वास्तव में वॉल्यूम का फंक्शन हुआ तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आएगी, ये 0 नहीं होगी, गड़बड़ ये है। अभी समझा, 1 मिनट का है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो जब इसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल की कैटेगरी में कन्वर्ट करते हैं तो ध्यान रखना, डेल यू, तो इस डेल यू को हम क्या करते हैं, डेल यू का डिटर्मिनेशन करते हैं, डेल यू मतलब डी यू डिवाइडेड बाई इनके वेरिएबल, जैसे डेल यू अपॉन डेल वी, है ना, और अपोजिट वाले का कांस्टेंट, और डी वी से अपन मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, डेल यू डेल टी, हाँ भाई, एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या बोलेंगे अपन यहां पे, डेल टी या डी टी। अब समझने की कोशिश करो, जो मैं समझाना चाह रहा हूं दिमाग को खर्च करना थोड़ा सा। क्या ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, ये टर्म 0 है। क्यों टर्म 0 है, क्योंकि ये dt 0 है,
क्या है भाई, dt 0 है, आपका टेम्परेचर में कोई भी चेंजेज नहीं आया है, ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत। और आपको ये बता दूं कि इसका रिजल्ट भी 0 है, पूरे का पूरा इसका रिजल्ट 0 है। अरे यार अभी नहीं देखा था क्या आपने, इधर देखो, ये रहा, ये रहा, मैं नहीं बोल रहा, ये जूल एक्सपेरिमेंट बोल रहा है। तो ये पूरी टर्म 0, तो ये भी टर्म 0, और ये टर्म 0, तो आपको पता है कि ये वाली 0 नहीं है, यानी कि यहां पे जो है इन टर्म्स में अगर बात करें, इन टर्म्स में अगर बात करें, ये दोनों टर्म्स 0 है क्योंकि रिजल्ट 0 आना चाहिए। तो अपन अगर पहले टर्म की बात करें तो dv 0 नहीं है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब कौन 0 है। अगर ये 0 नहीं है तो du अपॉन dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये 0 है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि u जो है वो किसका फंक्शन नहीं है, वॉल्यूम का फंक्शन नहीं है, साफ जाहिर होता है, साफ जाहिर, देख लो आराम से, होता है नहीं होता है। अब समझने की कोशिश करना, ये है, ये वाला है टर्म, सेकंड टर्म, सेकंड टर्म में आप देखोगे dt इक्वल टू 0 है कि नहीं है, तो dt इक्वल टू 0 है, ये दोनों टर्म 0 है, सॉरी ये सेकंड टर्म पूरी की पूरी 0 है, लेकिन ये वाला 0 नहीं होगा। डेल u अपॉन डेल t एट कांस्टेंट वॉल्यूम नेवर बी 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है। तो साफ साफ दिख गया आपको कि हम बोल तो रहे हैं दोनों का फंक्शन है, लेकिन फंक्शन केवल एक का ही निकल के आ रहा है, दूसरे का निकल के नहीं आ रहा। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन नहीं है, वॉल्यूम का नहीं है। तो इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है। कौन बताएगा, जूल। इसी नियम को अपन बोलते हैं, इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं जूल्स, इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं जूल्स लॉ। क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ। ये जूल्स लॉ है, जूल्स लॉ। अब जूल ने क्या समझाया आपको, आपके दिमाग में जो कीड़ा था वॉल्यूम और टेम्परेचर का, वो हटा दिया, हटाया नहीं हटाया, वो कीड़ा हटा दिया। अब एक ही चल रहा है अपने कि आपकी इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर का फंक्शन होगी, विद द प्रूफ बताया उसने, विद द प्रूफ, हवा में बात नहीं की उसने। ये समझ में आया, पहली टर्म भी 0, दूसरी टर्म भी 0, क्योंकि रिजल्ट अपन को 0 लाना है, ठीक है कि नहीं है। दोनों टर्म 0 है, इसमें dt आपका 0 रहेगा क्योंकि टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा। तो इन दोनों में से एक 0 हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते 0, फिर तो ये इक्वेशन बनाई क्यों अपन ने, जब 0 ही करनी थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो इसका मतलब टेम्परेचर का फंक्शन है इंटरनल एनर्जी। कब, कांस्टेंट वॉल्यूम करेंगे तब। और जैसे ही अपन बात करें इन दोनों टर्म में से, तो इनमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम तो 0 है ही नहीं है जी, वॉल्यूम 0 है क्या, नहीं है। तो ये सेकंड वाली टर्म 0 है, तो ये वाली टर्म है, इसका मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम कितना ही चेंज कर लो, आप इंटरनल एनर्जी को चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम का फंक्शन है ही नहीं, इंटरनल एनर्जी केवल और केवल किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब देखो आगे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, देखो इधर म्यू जे, बड़ा हो गया है तो थोड़ा सा, म्यू जे इक्वल टू, क्या चेक कर रहे थे यहां पे बेटा, क्या चेक कर रहे हो आप चेक क्या कर रहे हो यहां पे, टेम्परेचर चेंज काई में, वॉल्यूम पर टेम्परेचर चेंज चेक कर रहे हो, काई में इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होने पर। और हमने ये भी कहा कि जो इंटरनल एनर्जी है वो किसका फंक्शन है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का। और हमने इक्वेशन भी सेट की, इक्वेशन सेट की तो देखो इधर du, हाँ जी du अभी सिखाया था ना, वैसे ही करेंगे अपन, डेल u अपॉन डेल टी, बात समझ में आई क्या, डेल u अपॉन डेल टी, हाँ जी, एट द कांस्टेंट वॉल्यूम डॉट dt प्लस डेल u अपॉन डेल v एट द कांस्टेंट टेम्परेचर डॉट dv, डॉट dv। अब एक चीज बताओ, डेल t अपॉन डेल v कैसे आएगा, मेरे को समझो दूसरी, डेल t अपॉन डेल v कैसे आएगा। बोले सर हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में डेल v से डिवाइड कर देते हैं, कर दो, लेकिन उससे पहले हमें पता है कि आपने किसको कांस्टेंट कर रखा है, हाँ जी, एट कांस्टेंट
इंटरनल एनर्जी, तो du इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब du इक्वल टू 0 होगा तो ये वाली टर्म है ना, ये इतनी टर्म कॉपी कर लेते हैं, ये इतनी टर्म क्या हो जाएगी भाई, 0 के इक्वल हो जाएगी, ये इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 हो गया। और हमने क्या किया, dv से डिवाइड कर दिया। अब dv से डिवाइड करेंगे तो देखो इधर क्या आएगा, du अपॉन डेल टी, डेल टी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम डॉट डेल टी अपॉन डेल v एट द कांस्टेंट u, हाँ जी, प्लस डेल u अपॉन डेल v एट द कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू 0। एक काम करो ना, इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, क्योंकि अपन को यही तो चाहिए, भेज दो, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डेल u अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, हाँ जी, डेल टी अपॉन डेल v हो गया भाई, ये माइनस कर देते हैं, माइनस डेल u अपॉन डेल v एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। समझ नहीं कोशिश करना। अब ये वाली टर्म तो अपनी क्या है, म्यूजे, और ये वाली टर्म क्या है, सीवी। चेक करो ढंग से, देखिए एक बार चेक करो, यही है क्या, बोले सर यही है। अब यही है तो एक काम करो, डिवाइड कर दो, खत्म करो इसको। म्यू जे इक्वल टू -1 अपॉन सीवी, क्या आ गया यहां पे, du अपॉन डेल वी अपॉन डेल यू अपॉन डेल वी एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। एक तो ये इक्वेशन पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में, ये इक्वेशन पूछेगा ही पूछेगा, ये इक्वेशन पूछेगा ही पूछेगा। और आपको अच्छी तरह पता है कि अपन इसी का तो मेजरमेंट कर रहे थे भाई, अरे इसी का तो मेजरमेंट कर रहे थे, इसी का इवोल्यूशन कर रहे थे। फॉर आइडियल गैस दिस बिकम बी 0, फॉर आइडियल गैस दिस बिकम बी 0। तो म्यू जे फॉर आइडियल गैस इज 0, म्यू जे फॉर आइडियल गैस बिकम 0, बिकम 0। ये आपका क्या क्या खत्म हो गया भाई, ये आपका क्या खत्म हो गया, जूल एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। लेकिन अभी तो हम क्या करें, इसको स्टेट इक्वेशन की टर्म में लिखेंगे, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि भाई आरपीएससी की इतनी औकात होगी कि वो स्टेट इक्वेशन को इसमें इंट्रोड्यूस करवाए, है भाई। लेकिन फिर भी रिस्क क्यों लेना, अपन को कर ही देते हैं ना अपन। तो स्टेट इक्वेशन अपन को याद है बेटा, स्टेट इक्वेशन क्या थी, डेल यू अपॉन डेल वी एट द कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू, हाँ जी क्या थी, टी डेल पी और क्या था, डेल टी था ना एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, हाँ डेल टी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। ड्राइव करने की जरूरत थोड़ी है अपन को, नहीं है ना। और यहां पे था माइनस पी, चेक करो देखिए यही ठीक है, स्टेट इक्वेशन यही ठीक है, यही थी तो रख दो इसकी वैल्यू यहां पे। इसकी इक्वेशन आ जाएगी इस प्रकार से, म्यू जे इक्वल टू -1 अपॉन सीवी, ब्रैकेट में लिखा जाएगा टी डेल पी अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस पी। आप चाहो तो इसको प्लस भी कर सकते हो, इस -1 ले जाओ, ठीक है नहीं है। तो ये इक्वेशन मिल सकती है आपको, ये इक्वेशन मिल सकती है, इन दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन एग्जाम में मिल सकती है। पर ये ध्यान रखना, आइडियल गैस के लिए ये भी 0 है तो ये भी 0 है, गड़बड़ मत कर देना, फिर कह रहा हूं ओ देवताओं, थोड़ा सा ध्यान रखना। फॉर आइडियल गैस डी यू अपॉन डी वी अपॉन टी, या फिर डेल टी अपॉन डेल वी एट द कांस्टेंट यू बिकम 0, बिकम 0। ठीक है भाई। अब सुनो, इस इक्वेशन को ध्यान रखना, रियल गैसेज के लिए क्या कंसेप्ट आएगा वो समझ लो। फॉर रियल गैसेज, वैसे पता है तुम्हें रियल गैसेज के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, a n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, पता है, बताने की जरूरत नहीं। पर एक चीज ध्यान रखना, अगर यहां पे प्रेशर ग्रेटर है इस टर्म से, अगर ये प्रेशर ग्रेटर है, चेक करो एक बार, टी डेल पी अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम से ग्रेटर है, तो म्यू जे की वैल्यू पॉजिटिव आएगी,
म्यू जे की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है भाई, म्यू जे की पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब क्या है, म्यू जे की पॉजिटिव आने का मतलब है कि आपने जो थर्मामीटर लगाया था, कहां गया थर्मामीटर, ये जो थर्मामीटर लगाया था इसमें टेम्परेचर राइज होएगा। क्या होएगा, टेम्परेचर राइज होएगा। हाँ जी, क्या आएगा, टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर इंक्रीजेज। कब, जब ये एक्सपेंशन करवाओगे। अगर सेकंड केस अपन ले लेते हैं, सेकंड कौन सा भाई, आ जाओ सेकंड केस। सेकंड केस है कि अगर आपका प्रेशर क्या है, लोअर है, कौन सी टर्म से, इससे डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम से, तो आपका म्यू जे जो है बेटा दिख रहा है आपको, नेगेटिव ही आएगा। क्या आएगा बेटा, नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव ही आएगा। और नेगेटिव आने का मतलब टेम्परेचर आपका डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। इस चीज को ये नहीं समझा पाता ढंग से, कौन समझाता है, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, इसको और भी बढ़िया तरीके से समझाता है। तो यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट है, इन दो चीजों को ध्यान रखना, इन दो चीजों को ध्यान रखना। आइडियल गैस के लिए क्या है, रियल गैसेज के लिए क्या है, कैसे स्टेट ऑफ इक्वेशन हमने अप्लाई कर दी इसके अंदर, ये सारी आप चेक कर लेना भैया। आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं है कहां से कौन सा क्वेश्चन डाल दे, ठीक है भाई। चलो, ये तो हो गई बात किसकी, जूल एक्सपेरिमेंट की। अब आते हैं जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के ऊपर। जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, हाँ भाई, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में क्या था, सेम चीज थी जो जूल ने ली थी, लेकिन वहां पे वॉल्यूम को एक्सपेंड नहीं करवा रहे, हम गैस को एक्सपेंड करवाएंगे हाई प्रेशर से लो प्रेशर, है ना, अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं इंसुलेटर एडियाबैटिक पिस्टन, ये ले लिया एडियाबैटिक पिस्टन, ले लिया एडियाबैटिक पिस्टन, इसको एडियाबैटिक कंडीशन में रख दिया आपने, एडियाबैटिक कर दिया, इसको इंसुलेट कर दिया, बिल्कुल हवा, मतलब जो हीट है वो कोई भी एक्सचेंज नहीं हो सकती। और हमने क्या किया, साथ में यहां पे पिस्टन लगाया, यहां पे पिस्टन लगाया, टेम्परेचर चेक करें हम रेगुलर थर्मामीटर लगा के, यहां पे पिस्टन लगाया, साथ में हमने क्या किया, यहां पे पोरस प्लग डाल दिया। क्या डाल दिया, पोरस प्लग, ये भी इंसुलेट ही है, घबराओ मत, पोरस प्लग इंसुलेट ही है, पूरा इंसुलेटेड है, इसमें कोई भी नहीं है। तो हमने क्या चेक किया, हमने ये माना कि ये हाई प्रेशर पे, कहीं पे हाई प्रेशर पे P2, ठीक है नहीं है, और यहां का टेम्परेचर T2, यहां का टेम्परेचर T2, प्रेशर हमने मान लिया ये प्रेशर है, ये क्या है, टेम्परेचर है। तो हमने यहां से गैस को बाहर निकालने की कोशिश की कि भाई गैस जो है वो बाहर निकले, ठीक है नहीं है, और यहां पे लो प्रेशर रखा P1, और चाहो तो वैक्यूम कर दो, वैक्यूम, ठीक है नहीं है। और ये क्या है, ये पोरस प्लग है, पोरस प्लग है बेटा, पोरस प्लग। इस पोरस प्लग का मतलब क्या होता है वो समझो आप। पोरस प्लग का मतलब होता है कि एक ऐसा रास्ता जिसमें से एक गैसियस मॉलिक्यूल ही एक समय में पास आउट हो सकता है। इतना बारीक छिद्र, इतना बारीक होल जिसमें से गैस का केवल एक ही मॉलिक्यूल, इतना छोटा होता है, गैस का एक ही मॉलिक्यूल पास आउट हो सके, इतना छोटा, जितना छोटा अपन ले सकते हैं, ठीक है नहीं है। तो हमने ये देखा कि यहां पे जब गैसियस मॉलिक्यूलों को हमने धक्का देना स्टार्ट किया, यानी कि इस पिस्टन को हमने इधर मूव करवाया, पिस्टन को खिसकाया आगे, तो पिस्टन उठकर यहां से यहां आया, तो गैसियस मॉलिक्यूल में हड़बड़ी मचेगी और गैसियस मॉलिक्यूल यहां से भागने की कोशिश करेंगे, गैसियस मॉलिक्यूल एस्केप करेंगे, और एस्केप कर रहे हैं वो अंडर एडियाबैटिक कंडीशन है, अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। अभी डेफिनेशन बता दूंगा मैं, अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, ठीक है नहीं है। तो हमने ये पाया कि यहां पे जो टेम्परेचर आया गैस का,
गैस का जो टेम्परेचर आया इनसाइड और आउटसाइड, उस टेम्परेचर में वेरिएशन मिला, यानी कि टेम्परेचर आपका गिर गया। टेम्परेचर क्या हुआ बेटा? टेम्परेचर गिर गया, यानी कि आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। इस टेम्परेचर के गिरने को ही हम कूलिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं, और इसी को बोलते हैं अपन जूल थॉमसन इफेक्ट। इसी को बोलते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट, ठीक है नहीं है? यानी कि व्हेन ए गैस एक्सपेंड एडियाबैटिकली रिवर्सिबली, ठीक है नहीं है? एडियाबैटिकली रिवर्सिबली फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर थ्रू ए पोरस प्लग, देन टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीजेज एंड शो कूलिंग इफेक्ट। शो कूलिंग इफेक्ट, दिस इफेक्ट इज नोन एज जूल थॉमसन इफेक्ट। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज है। अब सवाल ये उठता है कि ये जूल थॉमसन इफेक्ट हुआ क्यों? जूल थॉमसन इफेक्ट आया क्यों? ये गैस का टेम्परेचर डिक्रीज क्यों हुआ? ऐसा क्या हो गया कि टेम्परेचर गिराना पड़ा किसी गैसियस सिस्टम को? तो इसका जवाब जो है जूल थॉमसन ही देता है। इसका जवाब भी कौन देता है? जूल थॉमसन ही देता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया उसने ये कहा कि अगर यहां पे आइडियल गैस अपन लेते हैं, तो आइडियल गैस जब लेंगे, कौन सी गैस? व्हेन आइडियल गैस इज अज्यूम्ड, अगर आपने आइडियल गैस अज्यूम्ड की है, ठीक है नहीं है? तो देयर इज नो जूल थॉमसन इफेक्ट, देयर इज नो कूलिंग इफेक्ट, नो जूल थॉमसन इफेक्ट और कूलिंग इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट, कोई जूल थॉमसन नहीं आइडियल में। लेकिन वेन एवर वी अप्लाई दिस कंसेप्ट ऑन रियल गैसेज, देन आइडियल और रियल गैसेज में डिफरेंस क्या होता है? आइडियल और रियल गैसेज में डिफरेंस क्या होता है वो समझाता हूं। तो आइडियल और रियल गैसेज में केवल दो ही डिफरेंस पाया जाता है। ढंग से समझना क्या डिफरेंस है। एक तो क्या, पहला डिफरेंस ये है कि जो रियल गैसेज होते हैं बिल्कुल हार्ड स्फीयर के रूप में होते हैं होने को, लेकिन बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे, बहुत छोटे। यानी कि ये मान लो कि एक्चुअल वॉल्यूम जो होगा ना गैसियस मॉलिक्यूलों का पकड़कर सॉलिड बनाए अपन, वो कंटेनर के वॉल्यूम में के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा, न के बराबर होगा, ठीक है नहीं है? 0.1% के आसपास आता है, ठीक है? अगर रियल गैसेज के ऐसे मॉलिक्यूलों को कॉम्पैक्ट करके सॉलिड स्ट्रक्चर बनाई जाए तो ये 5 से 7% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, और अपने आप में 5 से 7% नेग्लिजिबल नहीं होता। तो पहला जो डिफरेंस ये है कि जो रियल गैसेज होते हैं उनकी साइज बड़ी होती है। तो एक चीज, साइज किससे जुड़ी हुई है? साइज कहीं ना कहीं वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। साइज जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है कि किसी भी सिस्टम का साइज जितना बड़ा होगा वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है नहीं है? तो अपन ये बोल सकते हैं कि गैसियस मॉलिक्यूल जो आइडियल के थे वो छोटे छोटे थे, और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ न तो अट्रैक्शन न रिपल्सन, लेना देना ही नहीं था, इसलिए बाहर निकल रही थी तो जूल थॉमसन इफेक्ट नहीं आया। लेकिन जैसे रियल गैस हमने ली तो रियल गैस क्या बोलता है? रियल गैस बोलता है कि भैया मेरी साइज बड़ी है, मैं दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करूंगा, दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करूंगा। तो जब समझना एक मिनट, तो अट्रैक्ट करूंगा तो इसका मतलब ये हो गया, कहां जा रहा है यार? इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे जब गैसियस मॉलिक्यूल आपके सामने दिखाई दे रहे हैं तो इन गैसियस मॉलिक्यूलों के बीच में, जैसे ये गैसियस मॉलिक्यूल एस्केप हुआ है और एक गैसियस मॉलिक्यूल ये है, तो इन दोनों के बीच में एक छोटा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या है ये? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पे लिखूंगा मैं, ये क्या होगा बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, वांडरवाल लिख देता हूं, वीवीएफ सीधा शॉर्ट, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं है? अब जब मॉलिक्यूल यहां से एस्केप करेगा, बाहर जाएगा, तो इस वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा, तभी बाहर जा पाएगा। दो मॉलिक्यूल निकल नहीं सकते, जाएगा तो एक ही जाएगा, दोनों एक साथ जा नहीं सकते। इसलिए इस मॉलिक्यूल को अगर यहां से एस्केप करना है तो इसको सन्नी देओल बनना पड़ेगा।
क्या बनना पड़ेगा? सन्नी देओल बनना पड़ेगा, सन्नी देओल या सेल्फिश बनना पड़ेगा। पीछे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, भाड़ में जाए, अपन तो निकले अपने तो भगे। अगर मान लो कि कहीं आप क्लास ले रहे हो और वहां आग लग जाए तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेके भगोगे, सॉरी आपके फ्रेंड को लेके भगोगे क्या आप? अरे बाढ़ में गया फ्रेंड, अपन जिंदा रहेंगे तो और बन जाएंगे फ्रेंड। सही बात है कि नहीं है? मजाक कर रहा हूं, सीरियस मत ले लेना। साथ लेके भगना है भैया, उसकी भी जिंदगी उतनी प्यारी है जितनी अपनी है, साथ लेके चलेंगे। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता। ये गैसियस मॉलिक्यूल जब बाहर निकल रहा है आपका, तो इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ना पड़ेगा बाहर से, रेस्ट्रिक्शन है, क्या करें? रेस्ट्रिक्शन को इलाज नहीं है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए मॉलिक्यूल एनर्जी कहां से लाएगा? मॉलिक्यूल एनर्जी कहां से लाएगा? मॉलिक्यूल एनर्जी लेके आएगा, एक ही जगह होती है मॉलिक्यूल के पास एनर्जी, अपनी इंटरनल एनर्जी, वहां से उसको यूटिलाइज करेगा। और इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन होती है? टेम्परेचर का। कौन बोल गए हैं? अभी तो पढ़ के आए, जूल ने कहा है। जब ये वांडरवाल फोर्सेस तोड़ने के लिए इंटरनल एनर्जी का यूज में लिया जाना और इंटरनल एनर्जी में कमी होना, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होना, तो इसका मतलब टेम्परेचर में कमी होना जायज है। टेम्परेचर में कमी होना जायज है, बिल्कुल होगा टेम्परेचर में कमी। क्यों होगी? क्योंकि ये वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए मॉलिक्यूल जो एनर्जी यूज में लेता है वो इंटरनल एनर्जी है, और इंटरनल एनर्जी में कमी का मतलब टेम्परेचर में कमी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होती है। ये जूल ने भी बता दिया, जूल थॉमसन ने भी क्लियर कर दिया है। ध्यान, क्लियर है भाई? ये तो बात हो गई किसकी कि भाई टेम्परेचर 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 हाँ डिक्रीज होता है, कूलिंग इफेक्ट शो करता है। तो ये जूल थॉमसन है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, दोनों रीजन समझ में आ गए होंगे। तो यहां पे लिख देता हूं मैं आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए लिख दूं, रियल गैसेज के लिए, when real gas is when real gas is assumed, अगर रियल गैस मानी गई है, then they show जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट अगर रियल गैस मानी गई है तो वो क्या शो करेंगे? जूल थॉमसन। लेकिन जरूरी नहीं है कि कूलिंग इफेक्ट शो करे। बहुत सारी गैसेज ऐसी होती हैं, हाइड्रोजन हीलियम जैसी, जो हीटिंग इफेक्ट भी शो कर देती है, उल्टा इफेक्ट शो कर देती हैं। टेम्परेचर घटने की बजाय बढ़ जाता है उनका टेम्परेचर, ठीक है नहीं है? तो रियल गैस अज्यूम्ड जॉन टेलर इफेक्ट, देन दे शो जूल थॉमसन इफेक्ट। बहुत बढ़िया बात, जूल थॉमसन इफेक्ट आ गया। कहीं कोई दिक्कत कर सकते हो आराम से? हाँ जी, ये जूल थॉमसन इफेक्ट जो है, जेटी इफेक्ट ऑब्जर्व्ड ड्यू टू हाँ जी डिक्रीजेज इन इंटरनल एनर्जी which are utilized to overcome van der Waals forces। सबसे ज्ञान की बात बताइए मैंने आपको, और यही एक जूल थॉमसन इफेक्ट है जो केटीजी की वाट लगाता है। क्या लगाता है? वाट लगाता है केटीजी की। कौन? जूल थॉमसन इफेक्ट। केटीजी ने क्या कहा? आइडियल गैस की कंसेप्ट को कचरे में डाल देता है ये, ठीक है कि नहीं है? और साफ बताता है कि आइडियल गैस जैसी कोई चीज ही नहीं होती है जो रियल होती है। तभी तो वान डेर वाल गैस इक्वेशन का ओरिजिन करने में जूल थॉमसन इफेक्ट का बहुत बड़ा हाथ है। जूल थॉमसन इफेक्ट का बहुत बड़ा हाथ है। और ये साफ साफ दिख रहा है कि गैसेज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वान डेर वाल टाइप के। क्या है भाई? वान डेर वाल टाइप के हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, ये जूल थॉमसन इफेक्ट जो है पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे ही दिखाई देगा। ऐसे नहीं है कि आप कभी भी चले जाओगे जूल थॉमसन इफेक्ट दिखाई देगा। नहीं।
एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे ही आपको जूल थॉमसन इफेक्ट ऑब्जर्व होएगा, उस टेम्परेचर को बोलते हैं अपन इनवर्जन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं बेटा? इनवर्जन टेम्परेचर, टीआई। क्या बोलते हैं? टीआई। इस इन्वर्जन टेम्परेचर के बारे में भी आरपीएससी बहुत चर्चा कर चुकी है। टीआई इक्वल टू होता है 2A/RB। कुछ याद आया? बोलो हाँ सर, बॉयल टेम्परेचर जैसा लग रहा है। बिल्कुल बॉयल टेम्परेचर जैसा है, लेकिन बॉयल टेम्परेचर जो है A/RB होता है। बॉयल टेम्परेचर A/RB ही होता है। तो टीआई इक्वल टू क्या आ गया? 2TB। ये रिलेशनशिप बहुत बार पूछा हुआ है। एक क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ और जोड़ता है। किसके साथ जोड़ता है? क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ। तो पर्टिकुलर, तभी तो बहुत सारी गैसेज क्या शो कर रही थी? हीटिंग इफेक्ट। भाई अगर मान लो कि जैसे कोई गैस है आपकी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कूलिंग इफेक्ट शो कर रही है, बहुत बढ़िया बात। एक गैस है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीटिंग इफेक्ट शो कर रही है, लेकिन है रियल गैस ही वो भी। शो तो करनी चाहिए ना टेम्परेचर, शो तो करनी चाहिए ना कूलिंग इफेक्ट। जूल थॉमसन हर गैस के ऊपर लागू होता है। जूल थॉमसन इफेक्ट हर गैस के ऊपर लागू होता है, लेकिन पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे टेम्परेचर रखोगे तभी जूल थॉमसन दिखाई देगा, नहीं तो नहीं देगा। जैसे हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस, ये नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उस पर हीटिंग इफेक्ट शो करती हैं, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन को -87 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे लेके गए तो ये क्या शो करती है? शो जूल थॉमसन। शो जूल थॉमसन इफेक्ट। कहां लेके जाओगे? 87 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ले जाना पड़ेगा और हीलियम को ले जाना पड़ेगा -240 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे, तब ये जूल थॉमसन इफेक्ट शो करेंगे। और ये हाइड्रोजन के लिए इन्वर्जन टेम्परेचर है, और ये वाला किसके लिए टेम्परेचर है? कई बुकों में आपको 82, 85, 80 भी मिल सकता है, लेकिन हाँ स्टैंडर्ड डाटा है ये। 87 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे लेके जाओगे तो आपको क्या दिखाई देगा? जूल थॉमसन। तो ये इन्वर्जन टेम्परेचर हो गया, किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। और -240 के नीचे लेके जाओगे तब क्या शो होएगा? आपका हीलियम शो करेगी आपकी, क्या? ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि जूल थॉमसन में अपन चेक क्या कर रहे हैं? म्यू जेटी है क्या? म्यू जेटी है। आप बोले चेक कर रहे हो सर प्रेशर में, टेम्परेचर में चेंज चेक कर रहे हो बाय द चेंज इन प्रेशर। बात सही है, लेकिन यहां पे आपकी एंथैल्पी कांस्टेंट है, म्यू जेटी का फॉर्मूला, जबकि म्यू का क्या था? डेल टी अपॉन डेल वी एट अ कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी। बस दोनों में यही फर्क है। यहां पे क्या आ जाएगा? एच आते ही पी आ जाएगा, और जैसे ही यहां पे यू आएगा वैसे ही वी आ जाएगा, ये टी हट जाएगा। कर सकते हो, कोई दिक्कत? इजी है, आराम से। अगर कोई गैस म्यू जेटी की वैल्यू 0 शो करती है तो ये मान लेना कि नो जूल थॉमसन इफेक्ट। नो जूल थॉमसन, ये आइडियल गैसेस की केस में होता है। किसमें होता है? आइडियल गैसेस की केस में जूल थॉमसन इफेक्ट शो नहीं करती आइडियल गैस। नेक्स्ट जो है म्यू जेटी अगर पॉजिटिव है, अब इस एस्पेक्ट्स को आप चेक करना कि अगर म्यू जेटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? डायग्राम देखना पड़ेगा अपन को वापस। ये देखो इधर, यहां पे आपने क्या किया? यहां पे आपने लिया था P2 इज ग्रेटर देन P1, तो T2 इज ग्रेटर देन P1, यही आया था, यही आया था। तो ये जब आता है तो कूलिंग इफेक्ट शो होता है। म्यू जेटी का मतलब क्या हो गया? P2 इज ग्रेटर देन P1 एंड T2 इज ग्रेटर देन T1। तो यहां पे क्या आएगा आपका? इसको पॉजिटिव क्या बोलते हैं अपन? कूलिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? कूलिंग इफेक्ट। लेकिन जैसे ही इसकी वैल्यू नेगेटिव आई, अब नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है? प्रेशर तो आप ज्यादा रखोगे, भाई ये तो रख ही रखा है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर बढ़ जाए, तो इसको हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट, नॉट कूलिंग, हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो 3 पॉइंट ये ध्यान रखना, 1 पॉइंट ये, 3 पॉइंट ये। कोई दिक्कत?
कर सकते हो आराम से, एकदम इजी है। जूल थॉमसन इनर्ट गैस के केसेस में 0 होता है, ध्यान रखना, और जूल भी 0 होता है, ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत। अब जो है नेक्स्ट अपन टर्म लेंगे, वो लेंगे आइसोथर्मल जूल थॉमसन इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। आइसोएंथैल्पी पढ़ लिया, अब अपन पढ़ेंगे आइसोथर्मल जूल थॉमसन इफेक्ट, जूल थॉमसन इफेक्ट। वही कंसेप्ट लगाएंगे अभी जो अपना लगाया था, पीछे लगाया था, ठीक है नहीं है। तो एक चीज बताओ, एंथैल्पी किसका फंक्शन होती है? बोले एंथैल्पी सर प्रेशर एंड टेम्परेचर का फंक्शन होती है, बहुत बढ़िया बात। तो इसको अपन उस टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? उस टर्म में अपन कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, इजी है। डेल एच, ये डी एच आ गया, डेल एच अपॉन डेल पी एट द कांस्टेंट टेम्परेचर डी पी प्लस डेल एच अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट पी डी टी। आइसोथर्मल 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 आइसोथर्मल। हाँ, तो आपने देखा इसमें ये जो टर्म है ये सीपी है, दिखाई दी क्या आपको? क्या है ये? सीपी, चेंज इन एंथैल्पी विद चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ये सीपी है। तो अपन एक काम करते हैं, इसकी जगह सीपी लिख ही देते हैं, ठीक है नहीं है, और इसको 0 करेंगे क्योंकि आइसोएंथैल्पिक कंडीशन है। कौन सी है? आइसोएंथैल्पिक कंडीशन है, कौन सी? म्यू जेटी इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल पी एट द कांस्टेंट एंथैल्पी। आगे समझ गई होगी कैसे करना है, ठीक है नहीं है। तो इसको 0 कर देते हैं, अपन कर दिया, और डेल एच अपॉन डेल पी एट द कांस्टेंट टेम्परेचर डी पी सीपी डीटी। क्रॉस में ले जाओ, माइनस लगेगा, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, उधर ले जाओ, लेगा भी डेल एच अपॉन डेल पी एट द कांस्टेंट टेम्परेचर डीपी इक्वल टू माइनस सीपी डीटी। और अपन को कौन सी टर्म लानी है? ये टर्म लानी है डीटी अपॉन, तो इस डीपी को इधर ले आओ, ठीक है नहीं है, इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा? ये डेल एच अपॉन डेल पी एट द कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू माइनस सीपी डेल टी अपॉन डेल पी एट द कांस्टेंट, हाँ जी, एंथैल्पी। इस सीपी को उधर ले जाओ फिर, तो म्यू जेटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल टी अपॉन डेल पी, हाँ जी, एट द कांस्टेंट एच इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सीपी डेल एच अपॉन डेल पी एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। ये आपका जूल थॉमसन की इक्वेशन है जो एग्जाम में अमूमन पूछ जाती है, आरपीएससी, मतलब ये टिपिकल क्वेश्चनों में से आती है, आरपीएससी की टिपिकल क्वेश्चन से ये मान के चलो, आप कर सकते हो आराम से। अब स्टेट इक्वेशन का अपन यहाँ पे रोल प्ले करते हैं, काम करते हैं, स्टेट इक्वेशन को भी लेके आते हैं। तो अपने पास कौन सी स्टेट इक्वेशन है? अपने पास कौन सी स्टेट इक्वेशन है? प्लस वी वाली, कौन सी भाई? ये रही आपकी, डेल्टा एच डेल पी एट द कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस टी, ये थी माइनस टी डेल वी अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर प्लस वी। ये स्टेट इक्वेशन है जो हमने सेकंड लेक्चर में ड्राइव की थी, सेकंड लेक्चर में ड्राइव की थी, ये वो इक्वेशन है। इसको यहां पुटअप करो, पुटअप करते ही आपको आइडिया लग जाएगा। म्यू जेटी इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल पी, हाँ जी, एच माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो यहां पे सीपी तो डिवाइड में आ गया, आ जाने तो दोनों के डिवाइड में, और टी ऊपर गया डेल वी अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर माइनस वी। अब एक चीज बताओ मेरे को, डेल वी अपॉन डेल टी आइडियल गैस इक्वेशन के लिए जवाब दो, जवाब दो भाई। आप बोलोगे सर एन आर अपॉन पी, एन आर अपॉन पी, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी? एन आर टी अपॉन पी माइनस वी सी पी। इस टाइप की इक्वेशंस भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे ये समझ में नहीं आएगा यार, पीवी इक्वल टू एनआरटी, याद है कुछ?
हाँ भाई, तो V इक्वल टू क्या है, एन आर टी बाई पी। अब इसको कांस्टेंट कहीं पे कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेट कर दो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट प्रेशर पे, तो ये टेम्परेचर से डिवाइड हो जाएगा और कांस्टेंट प्रेशर पे एन आर अपॉन पी आएगा, केवल एन आर अपॉन पी, टी पहले से ही है, ये इक्वेशन बन गई। तो आरपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और पूछे हुए भी हैं, पहले के ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो ये आइसोथर्मल जूल थॉमसन इफेक्ट है। नेक्स्ट जो है आपका जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट है, वो रियल गैसेस के लिए भी पूछा हुआ है। जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर रियल गैसेस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं रियल गैस के लिए। क्या है, म्यू जेटी इज इक्वल टू, हाँ जी, 1 अपॉन सीपी, ठीक है, 2a अपॉन आर माइनस बी, ये वाला कर सकते हो आराम से। तो ये कुछ इक्वेशंस है जो अपन ने देखी, इसमें जूल एक्सपेरिमेंट में, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में। तो इनकी क्वेश्चन गलत मत करना, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है नहीं है। अब यहां पे जो सॉल्यूशन की थर्मोडायनेमिक्स है वो सॉल्यूशन में अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में सॉल्यूशन ही करवाऊंगा आपको, ठीक है नहीं है। तो तैयार रहना। थर्मोडायनेमिक्स मेरी तरफ से कंप्लीट है। आपको डीपीपी मिल गई है, नहीं मिली तो और अपलोड कर दूंगा मैं। आपको डीपीपी सोल्व करनी है, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं जल्दी ही लेके आऊंगा, ठीक है नहीं है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, एंजॉय द एग्जाम। ध्यान रखना, आरपीएससी ने अपना शेड्यूल सितंबर अक्टूबर में फिक्स कर दिया है, इसलिए एग्जाम जो है अभी अपने पास 3 महीने हैं, अपन सिलेबस आराम से कंप्लीट करेंगे। जून जुलाई में सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूंगा। अगर फिर भी कोई बच्चा जुड़ना चाहे तो अभी भी जुड़ सकता है, अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी है, 2 से 3 महीने में अगर वो कर सकता है। दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान रखना, क्या कि आप चाहे नेट क्वालिफाइड हो चाहे नहीं हो, आप अगर एमएससी फाइनल में भी हो तो ये जो अभी फॉर्म ओपन हुए हैं, ये अभी जो फॉर्म ओपन हुए हैं, इसको फिल कर देना। आप फिर कह रहा हूं मैं, इसको फिल कर देना, बिल्कुल आप एलिजिबल हो जाओगे। कोर्ट है अपने साथ, टेंशन क्यों ले रहे हो। पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हुए थे, इस बार भी एलिजिबल होंगे, ठीक है नहीं है। और तैयारी करते रहो, फर्स्ट पेपर की, सेकंड पेपर की, थर्ड पेपर की, जीके की। सिलेबस डाउनलोड करो, पढ़ाई करो, बुक से करो, कोई कहीं से परचेज करना है वहां से करो। जिसके भी नोट्स बढ़िया लगते हैं, जिसके भी आपको वीडियो लेक्चर बढ़िया लगते हैं, वहां से जाके आप इसको परचेज करो। लेकिन पढ़ना आरपीएससी करना है नेट का। मैं चाहता था इसको नेट लेवल के हिसाब से और भी मॉडिफाइड करके करवा सकता था, लेकिन कोई मतलब नहीं है। आरपीएससी में ये इक्वेशन पूछी हुई है डायरेक्ट, ये इक्वेशन पूछी हुई है, ये वाली इक्वेशन पूछी हुई है, ये वाली इक्वेशन पूछी हुई है, डायरेक्ट इक्वेशंस पूछी हुई है, ये वाली इक्वेशन पूछी हुई है, तो आरपीएससी के हिसाब से चलना है। समझ में आई? कंसेप्ट है, लेकिन बहुत सारी चीज है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तब जाके ये चीजें दिमाग में फिट होंगी, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आएंगे अपने पास, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा, 150 क्वेश्चंस आएंगे। अब देख लो आप कितने क्वेश्चंस आएंगे, 75 नंबर के 150 क्वेश्चंस। तो करना है और रैपिडली करना है, पर बहुत तेजी से करना है। 3 घंटे का टाइम रहेगा, तो 150 क्वेश्चन 3 घंटे में थोड़ा सा टिपिकल काम है, ठीक है कि नहीं है। वैसे आपको बता दूं, सितंबर में तीसरी लहर आएगी, सितंबर अक्टूबर में तो लगता है कि आपको आरपीएससी एग्जाम करवा पाएगी। खैर कुछ भी हो, करवा लेगी एग्जाम, लेकिन आपको तैयारी रखनी है, ठीक है भाई। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।